ये बात सच है कि औरतें सदियों से क्रूरल्टी का शिकार रही हैं और आज भी समाज का एक दबा हुआ हिस्सा है। लेकिन कई बार झूठी क्रूरल्टी कंप्लेंट की आड़ में मासूम लड़कों और उनके पूरे परिवार को कभी दिन दहाड़े तो कभी रात के सन्नाटे में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। और यहाँ पे सवाल ये खड़ा हुआ, क्या सिर्फ क्रूरल्टी की एक कंप्लेंट पे डायरेक्टली अरेस्ट होना चाहिए या फिर पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब मिला एक ऐसे जजमेंट में जिसने इंडिया में अरेस्ट और बेल की पूरी तस्वीर बदल दी। केस का नाम है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन एंड तक जुड़े रहिए, हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। अरनेश कुमार और श्वेता किरण की शादी 1 जुलाई 2007 को हुई थी। श्वेता किरण ने यह आरोप लगाया था कि उसके सास और ससुर मिलकर बार बार उससे मारुति कार, एसी, टीवी और 8 लाख रुपयों की डिमांड कर रहे थे। और जब इसके बारे में उसने अरनेश कुमार को बताया तो अरनेश कुमार ने उसको बोला कि अगर ये डाउरी नहीं दी तो वो दूसरी शादी कर लेगा। ये सब सुनकर श्वेता किरण ने अरनेश कुमार और उसके पेरेंट्स के ऊपर सेक्शन 498 ए आईपीसी और सेक्शन 4 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत केस कर दिया, जो कि नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। इसके जवाब में अरनेश कुमार ने सारे एलिगेशन को झूठ बताते हुए कहा कि ऐसी कोई भी डावरी डिमांड उसने या उसके पेरेंट्स ने नहीं की और उसने एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर दी। लेकिन इसको बिहार सेशंस कोर्ट और पटना हाई कोर्ट दोनों के द्वारा खारिज कर दिया गया और आखिरकार इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर कुछ डेटा को एनालाइज किया और उसका रिजल्ट काफी चौंका देने वाला था। अरनेश कुमार की अपील सुप्रीम कोर्ट में 2014 में फाइल की गई थी, इसलिए कोर्ट ने क्राइम इन इंडिया के 2012 के रिपोर्ट को ऑब्जर्व किया, जो कि पब्लिश किया गया था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। रिपोर्ट के हिसाब से भारत में हर साल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट काफी बढ़ते नजर आए हैं। आईपीसी के सेक्शन 498 ए के अंडर चार्जशीट फाइलिंग रेशियो 93.6% था, लेकिन उनमें कन्विक्शन मुश्किल से 15% केसेस में ही था। रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया था कि 3,72,706 केसेस पेंडिंग थे, जिसमें से लगभग 3,17,000 केसेस में तो एक्विटल ही होना था। इन आंकड़ों का रेफरेंस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि सेक्शन 498 ए को यूज करने से ज्यादा तो उसका मिसयूज किया जा रहा है, क्योंकि ये एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इसमें हस्बैंड और उसके घर वालों को जेल भेजना आसान हो जाता है। कुछ केसेस में तो बेड रिडन ग्रैंड पेरेंट्स और अब्रोड लिविंग सिस्टर्स को भी अरेस्ट करवाया गया था। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और 498 ए के मिसयूज की सीमा देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में 6 गोल्डन गाइडलाइन दी, जो आज भी अरेस्ट की प्रोसेस को गाइड करती है। फर्स्ट, नो ऑटोमेटिक अरेस्ट। पुलिस सिर्फ एफआईआर दर्ज होने के बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकती। अरेस्ट तभी होगा जब सेक्शन 41 सीआरपीसी की कंडीशंस फुलफिल हो रही हो और अरेस्ट करना जरूरी हो। सेकंड, मैजिस्ट्रेट्स स्क्रूटिनी। अरेस्ट के बाद मैजिस्ट्रेट अंधाधुंध रिमांड अप्रूव नहीं करेंगे। मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट चेक करनी होगी और सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि अरेस्ट जस्टिफाइड है। थर्ड, नोटिस ऑफ अपीयरेंस। अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के बजाय नोटिस ऑफ अपीयरेंस सर्व किया जाएगा और उसे इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा। फोर्थ, चेकलिस्ट फॉर पुलिस। पुलिस को एक रिटर्न चेकलिस्ट बनानी होगी जिसमें रीजंस लिखे होंगे कि अरेस्ट क्यों जरूरी है। ये चेकलिस्ट मैजिस्ट्रेट को भी दिखानी होगी। फिफ्थ, अकाउंटेबिलिटी ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर पुलिस इन गाइडलाइन का पालन नहीं करती तो उन पर डिपार्टमेंटल एक्शन होगा और मैजिस्ट्रेट्स भी अगर बिना प्रॉपर स्क्रूटिनी रिमांड देते हैं तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो सकती है। लास्ट और सबसे इम्पैक्टफुल गाइडलाइन, एप्लीकेशन बियॉन्ड 498 ए। ये गाइडलाइन सिर्फ 498 ए आईपीसी के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी ऑफेंसेस के लिए एप्लीकेबल रहेगी जिनमें पनिशमेंट 7 साल या उससे कम की हो। ऐसे ही दूसरे केसेस को डिस्कस करने के लिए जुड़े रहिए मूवलॉ अकेडमी के साथ।